हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली है पश्चिमी भारत के क्षेत्र में फेमस टेम्पल्स के बारे में। इवन अगर आप चैनल पर न्यू है, आपने प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिया है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये लेसन भारतीय मूर्तिकला से रिलेटेड हाफ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हाफ लेसन कंप्लीट हो गया। आज सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जिसमें गुजरात और राजस्थान शामिल है, और कभी कभी शैलीगत विशेषताओं के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। मंदिर इतने अधिक हैं कि उन पर व्यापक रूप से विचार नहीं किया जा सकता। ये मंदिर रंग और किस्म दोनों ही दृष्टियों से अनेक प्रकार के पत्थरों से बने हैं। इनमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल प्रयोग हुआ है, तथापि 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में बने मंदिरों की मूर्तियां धूसर स्लेटी से काले बेसाल्ट एसिताश्म की बनी पाई जाती हैं, लेकिन इसमें मुलायम चिकने सफेद संगमरमर का भी तरह तरह से प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है, जो 10वीं से 12वीं शताब्दी के माउंट आबू और रणकपुर राजस्थान के जैन मंदिर में भी देखने को मिलता है। थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ। ये देखिए, सूर्य मंदिर है, मोंडेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है, गुजरात मोंडेरा का सूर्य मंदिर है। और ये सारे स्टेयर्स हैं, और नीचे ये वाटर है, पानी रिवर है, और रिवर तक पहुंचने के लिए स्टेयर्स से नीचे आना होता है। ये कितना देखिए जिगजैग में स्टेयर्स का शेप बना हुआ है। इस क्षेत्र के अत्यधिक महत्वपूर्ण कला ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्थलों में से एक है गुजरात में शामलाजी, जो यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र की पूर्ववर्ती कला परंपराएं गुप्त काल के बाद की शैली के साथ किस प्रकार मिल गई थीं, जिसके फलस्वरूप मूर्तिकला में एक अलग नई शैली का उदय हुआ। धूसर स्तरीय चट्टानों से बनी अनेक मूर्तियां इस क्षेत्र में पाई गई हैं, जिनका समय 6वीं शताब्दी के आसपास का माना जा सकता है। इसके संरक्षण कौन थे, इस विषय में तो मतभेद है, पर इनका काल इनकी शैली के आधार पर निर्धारित कर दिया गया है। ये देखिए, सूर्य मंदिर गुजरात के मुंडेरा का ही है। ये लाइक बाहर का व्यू है, और वहाँ पे इस तरह से स्कल्पचर वगैरह सारे नक्काशी वगैरह की गई हैं बहुत अच्छे से। मोंडेरा गुजरात का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल की रचना है। इसे सोलंकी राजवंश के राजा भीम देव प्रथम ने 1026 ईसा पूर्व में बनवाए थे। कौन बनवाया था 11वीं शताब्दी 1026 में? जब 1026 की बात हो रही है, दैट मीन्स 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी में सोलंकी राजवंश राजा भीम देव प्रथम ने सूर्य मंदिर के सामने तक सूर्य मंदिर के सामने की ओर एक अन्य विशाल वर्गाकार जलाशय है, जिसमें सीढ़ियों की सहायता से पानी तक पहुंचा जा सकता है। जैसे कि आपने पिक्चर में क्लियर स्टेयर्स देखे थे, जिगजैग शेप में था, और नीचे उतरने के लिए स्टेयर्स के थ्रू रिवर्स को टच कर सकते हैं नीचे आकर। इसे सूर्यकुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यकुंड कहते हैं, सॉरी, सूर्यकुंड कहते हैं। नदी, तालाब, कुंड, बावली जैसे किसी भी जल निकाय का किसी पवित्र एवं धार्मिक वास्तु स्थल के पास होना पुराने जमाने से ही आवश्यक समझा जाता है। इस काल तक आते आते ये जल निकाय अनेक मंदिरों के हिस्से बन गए। यह 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला वर्गाकार जलाशय है। जलाशय के भीतर की सीढ़ियों के बीच में 108 छोटे छोटे दो स्थान बने हुए हैं। एक अलंकृत विशाल चाप तोरण दर्शनार्थी के सीधे सभा मंडप तक ले जाता है। यह मंडप चारों ओर से खुला है, जैसे कि उन दिनों पश्चिम तक मध्य भारत के मंदिरों में आम
रिवाज था। गुजरात की काष्ठ उत्कीर्णन की परंपरा का प्रभाव इस मंदिर में उपलब्ध प्राचीन उत्कीर्णन तथा मूर्ति निर्माण के कार्यों पर स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु केंद्रीय छोटे देवालय की दीवारों पर कोई उत्कीर्णन नहीं किया गया है और दीवारें सादी छोड़ी गई हैं। चूंकि मंदिर पूर्व भी मुख है, इसलिए हर वर्ष विषुव के समय यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को जब दिन रात बराबर होते हैं, सूर्य सीधे केंद्रीय देवालय पर चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्वी भारत। पश्चिमी भारत कंप्लीट हो गया, पूर्वी भारत देख लेते हैं। पूर्वी भारत के मंदिरों में वे सभी मंदिर शामिल हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र बंगाल और ओडिशा में पाए जाते हैं। इन तीनों में से प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अपनी विशिष्ट किस्म के मंदिरों का निर्माण किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र और बंगाल के वास्तुशिल्प के इतिहास के अध्ययन करना कठिन हो गया है, क्योंकि उन क्षेत्रों में निर्मित अनेक प्राचीन मंदिरों के भवनों का नवीकरण कर दिया गया और उन स्थलों पर इस समय मंदिरों का जो रूप बचा हुआ है वह परवर्ती काल में ईंटों और कंक्रीट का बना हुआ है, जिससे उनका मूल रूप ढक गया है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि चिकनी पक्की मिट्टी टेराकोटा ही भवन निर्माण के लिए पटिया फलक बनाने के लिए मुख्य आधार माध्यम थे। ये देखिए, ये है शिवसागर मंदिर। शिवसागर मंदिर असम का बहुत फेमस है, असम का शिवसागर मंदिर। यहाँ पर देखिए गुंबद, जैसे मस्जिद में गुंबद होते हैं, कुछ उसी टाइप का बनाया गया है और थोड़े थोड़े से इसमें डिजाइन किए गए हैं। शिवसागर मंदिर असम का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ऐसी मिट्टी की पट्टियां फलकों पर बंगाल में 7वीं शताब्दी तक बौद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां चित्रित की जाती रहीं। असम और बंगाल में भी बड़ी संख्या में प्रतिमाएं पाई गईं, जिनसे उन क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शैलियों के विकास का पता चलता है। असम तेजपुर के पास डापरवतिया में एक पुराना 6वीं शताब्दी में बना दरवाजा का ढांचा मिला है और तिनसुकिया के पास स्थित रंगागोरा चाय बागान ट्री एस्टेट से तरह तरह की कुछ प्रतिमाएं मिली हैं, जिनसे इस क्षेत्र में गुप्तकालीन शैली के आगमन का पता चलता है। यह गुप्तकालोत्तर शैली इस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी तक बराबर जारी रही, किंतु 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच असम में एक अलग क्षेत्रीय शैली विकसित हो गई। उत्तरी बर्मा से जब असम में टाई लोगों का आगमन हुआ तो उनकी शैली बंगाल की प्रमुख पाल शैली से मिल गई और उनके मिश्रण से एक नई शैली का विकास हुआ, जिससे आगे चलकर गुवाहाटी और उसके आसपास के क्षेत्र में अहोम शैली कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? अहोम शैली। असम में अहोम शैली का एक्सप्लोरेशन हो गया। नेक्स्ट है बंगाल। बिहार और बंगाल बांग्लादेश सहित में 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की अवधि में निर्मित प्रतिमाओं की शैली को बंगाल शैली कहा जाता है, जिसका नामकरण तत्कालीन पाल शासकों के आधार पर किया गया। इस प्रकार 11वीं शताब्दी के मध्य भाग से 13वीं शताब्दी के मध्य भाग तक की निर्मित मूर्तियों की शैली को तत्कालीन सेन शासकों के नाम से सेन शैली कहा जाता है। उस क्षेत्र में पाए जाने वाले मंदिर स्थानीय बंग शैली के अभिव्यंजक ही माने जाते हैं। उदाहरण के लिए वर्धमान जिले में बराकंठ नगर के पास स्थित 9वीं शताब्दी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का मोड़दार शिखर बहुत ऊंचा है और उसकी चोटी पर एक बड़ा आमलक बना हुआ है। ये आरंभिक पाल शैली का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यह उड़ीसा के समकालीन मंदिरों जैसा है। यह मूल रूप से कुछ शताब्दियों के बाद
ऊंचा होता गया है। 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने अनेक भवन पुरुलिया जिले में तेलकुपी स्थान पर स्थित है। जब इस क्षेत्र में बांध का निर्माण हुआ, देख लें ये वाला, ये है टेराकोटा का विष्णु मंदिर। बहुत बार पूछा गया है, विष्णुपुर मंदिर टेराकोटा का बहुत फेमस है। टेराकोटा का विष्णुपुर मंदिर और कहाँ पर है, तो ये तो पता ही है आप लोगों को कि बंगाल का फेमस रहा है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हुआ तो वे पानी में समा गए। ये भवन उस क्षेत्र में प्रचलित अनेक महत्वपूर्ण शैलियों में से है, जिनसे पता चलता है कि तत्कालीन कलाकार उन सभी शेष नागर उपशैलियों से परिचित थे जो उस समय उत्तर भारत में प्रचलित थी। पुरुलिया जिले में कुछ मंदिर आज भी विद्यमान हैं जो उस काल का बताए जाते हैं। इन मंदिरों के काले तथा धूसर रंगों के बेसाल्ट और क्लोराइट पत्थरों से बने स्तंभों तथा मेहराबी ताकों ने गौर और पांडुआ में स्थित भवन को, जो प्रारंभिक बंगाल सल्तनत के समय के हैं, बहुत प्रभावित किया। इस प्रकार बंगाल की अनेक स्थानीय भवन निर्माण की परंपराओं ने भी उस क्षेत्र की शैली को प्रभावित किया। इन स्थानीय परंपराओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था बंगाली झोपड़ी। क्या था? बंगाली झोपड़ी के बांस की बनी छत की एक ओर ढलान या उसकी मुड़ी हुई शक्ल। इस लक्षण विशेषता को आगे चलकर मुगल कालीन इमारतों में भी अपना लिया गया। ऐसी छत को संपूर्ण उत्तर भारत में बंगला छत कहा जाता है। मुगल काल में और उसके बाद पक्की मिट्टी की ईंटों से बीसियों मंदिर बंगाल और आज के बांग्लादेश में बनाए गए। इनकी शैली अपने किस्म की अलग ही थी, जिसमें बांस की झोपड़ियों में प्रयुक्त स्थानीय निर्माण टेक्निकों के तत्व तो शामिल थे ही, साथ ही पाल शैली के बचे खुचे पुराने रूपों और मुस्लिम वास्तुकला के मेहराबों और गुंबदों के रूपों को भी उनमें शामिल कर लिया गया था। इस शैली के भवन विष्णुपुर, बांकुड़ा, वर्धमान और भीमपुर में स्थान स्थान पर मिलते हैं और ये अधिकतर 17वीं शताब्दी के हैं। नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा की वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, अर्थात रेखापिंड, डार्ट केव और खाकरा। वहाँ के अधिकांश प्रमुख ऐतिहासिक स्थल प्राचीन कलिंग क्षेत्र में है, यानी आधुनिक पुरी जिले। अच्छा, ये देख लीजिए, जगन्नाथपुरी का टेम्पल है। जगन्नाथपुरी कहाँ पर है? पुरी में। बहुत फेमस है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है जगन्नाथपुरी का टेम्पल। पिक्चर्स को अच्छे से देखिए। चलिए नेक्स्ट आगे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जिसमें भुवनेश्वर यानी पुराना त्रिभुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के इलाके शामिल हैं। ओडिशा के मंदिरों की शैली एक अलग किस्म की है, जिसे हम नागर शैली की उपशैली कह सकते हैं। आमतौर पर शिखर, जिसे ओडिशा में देवल कहते हैं, इन उपशैली के अंतर्गत लगभग चोटी तक एकदम अर्धोर्ध्व यानी बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, पर चोटी पर जाकर अचानक तेजी से भीतर की ओर मुड़ जाता है। इन मंदिरों में दिवालियों से पहले सामान्य रूप से मंडप होते हैं, जिन्हें ओडिशा में जगमोहन कहा जाता है। मुख्य मंदिर की भू योजना हमेशा लगभग वर्गाकार होती है। कैसी भू योजना होती है? वर्गाकार होती है, जो ऊपरी ढांचे के भागों में मस्तक पर वृत्ताकार हो जाती है। इससे लाट लंबाई में लगभग बेलनाकार दिखाई देती है। लाट के आले दिवाले आमतौर पर वर्गाकार होते हैं। मंदिर का
बाहरी भाग अत्यंत उत्कीर्ण होता है, जबकि भीतरी भाग आमतौर पर खाली होता है। ओडिशा के मंदिरों में आमतौर पर चार दीवारी होती है। बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क में भव्य सूर्य मंदिर के अब भग्नावशेष ही देखने को मिलते हैं। यह मंदिर 1240 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। इसका शिखर बहुत भारी भरकम था। शिखर कैसा था? बहुत भारी भरकम था, और कहते हैं कि उसकी ऊंचाई 70 मीटर थी। बहुत ज्यादा ऊंचाई थी, 70 मीटर थी। इसका स्थल इसके भार को न सह सका और यह शिखर 19वीं शताब्दी में धराशायी हो गया। मंदिर का विस्तृत संकुल एक चौकोर परिसर के भीतर स्थित है। उनमें से अभी प्रेजेंट टाइम जगमोहन यानी नृत्य मंडप ही बचा है। अब इस मंडप तक पहुंचा नहीं जा सकता, पर इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह मंडप हिंदू वास्तुकला में सबसे बड़ा घिरा हुआ आहत है। मतलब बहुत ह्यूज साइज में था, ह्यूज में। सूर्य मंदिर के एक ऊंचे आधार वेदी पर स्थित है। इसकी दीवार व्यापक रूप से अलंकारिक उत्कीर्णन से ढकी हुई है। इसमें बड़े बड़े पहियों के 12 जोड़ी हैं। पहियों में आरे और नाभि केंद्र हब है, जो सूर्य देव की पौराणिक कथा का स्मारक कराते हैं, जिसके अनुसार सूर्य 7 घोड़ों द्वारा खींची जा रहे रथ पर सवार होते हैं। यह सब प्रवेश द्वार के, ये देखिए सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये पहिया है, ठीक है। और ये मंदिर का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये है कि हमेशा ही पूछा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया है। इसमें जो मूर्तियां रखी गई हैं वो क्लोराइट पत्थर की बनाई गई हैं। नेक्स्ट लाइन है, सियान सीढ़ियों से उकेरा हुआ इस प्रकार यह संपूर्ण मंदिर किसी शोभा यात्रा में खींची जा रहे विशाल रथ जैसा प्रतीत होता है। मंदिर के दक्षिणी दीवार पर सूर्य की एक विशाल प्रतिमा है, जो हरे पत्थर की बनी है। सूर्य की विशाल प्रतिमा सूर्य मंदिर में किस में बनाई गई है? ग्रीन क्लोराइड, हरे पत्थर में। ऐसा कहा जाता है कि पहले ऐसी 3 आकृतियां थीं। उनमें से हर एक आकृति एक अलग किस्म के पत्थर पर बनी थी, अलग अलग दिशा की ओर अभिमुख थी। चौथी दीवार पर मंदिर के भीतर जाने का दरवाजा बना हुआ था, जहां से सूर्य की वास्तविक किरणें गर्भ में प्रवेश करती थीं। पहाड़ी क्षेत्र के मंदिर देख लीजिए। कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर की पहाड़ियों में वास्तुकला का एक ऐसा अनोखा रूप विकसित हुआ, क्योंकि कश्मीर के क्षेत्र गांधार कला के मुख्य स्थलों जैसे तक्षशिला, पेशावर, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के पास था। इसलिए 5वीं शताब्दी तक आते आते कश्मीर की कला पर गांधार शैली का प्रबल प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा। दूसरी शताब्दी उसमें गुप्तकालीन और गुप्तोत्तरकालीन परंपराएं भी जुड़ने लगी, जो सारनाथ और मथुरा से यहाँ तक कि गुजरात और बंगाल के केंद्रों से भी वहां तक पहुंची। ब्राह्मण, पंडित और बौद्ध भिक्षुकों कश्मीर, गढ़वाल, कुमाऊं और मैदानी क्षेत्र के धार्मिक केंद्रों जैसे कि बनारस, नालंदा, दक्षिण में कांचीपुरम के केंद्रों के बीच अक्सर यात्रा करते रहे थे। फलस्वरूप बौद्ध और हिंदू परंपराओं आपस में मिलने लगी और फिर पहाड़ी इलाकों तक फैल गई थी। स्वयं पहाड़ी क्षेत्रों की भी अपनी एक अलग परंपरा थी, जिसके अंतर्गत लकड़ी के मकान बनाए जाते थे, जिनकी छतें ढलवा होती थी। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हमें देखने के मुख्य गर्भगृह और शिखर तो रेखा प्रसार शैली में बने होते हैं, जबकि मंडप काष्ठ वास्तु के एक पुराने रूप में होता है। कभी कभी मंदिर स्वयं
पगोड़ा स्तूप के सूरत में ले लेता है। कश्मीर का करकोटा काल वास्तुकला की दृष्टि से अत्यधिक उल्लेखनीय है। उन्होंने बहुत से मंदिर बनाए, जिसमें से पार्थनन में निर्मित मंदिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पार्थनन में जो है पाठ्यथान है, सॉरी पाठ्यथान, पार्थनन मंदिर तो ग्रीक में है, रियली सॉरी। पाठ्यथान का मंदिर पूछा गया है, नेट जेआरएफ एग्जाम में भी पूछा गया है पार्थन का मंदिर। ये देख लें। पहाड़ी क्षेत्र के मंदिर, क्या डिफरेंस है हमारे यूपी और पहाड़ी क्षेत्रों में? यहाँ पे देखिए छोटे छोटे हट्स के तरह ये बनाए गए हैं, जो कि हम लोग के मंदिरों में, यहाँ पर यूपी के मंदिरों में आपको ये सारी, उत्तर भारत में ये देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्रिश्चियन टाइप में ऐसे झोपड़ियां बनाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। मंदिर 8वीं और 9वीं शताब्दी में बनाए गए थे। देवालय के पास जलाशय होने की परंपरा का पालन करते हुए पांड्रथान का मंदिर जलाशय के बीच में बनी हुई एक वेदी पर निर्मित है। वैसे तो कश्मीर में बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के अनुयायियों के होने का साक्ष्य मिलते हैं, पर यह मंदिर एक हिंदू देवस्थान है और संभवतः शिव को समर्पित है। ठीक है, ध्यान रखना है किसको समर्पित है, यह मंदिर शिव को समर्पित है, शिव भगवान को। इस मंदिर की वास्तुकला कश्मीर की वर्षों पुरानी परंपरा के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत लकड़ी की इमारतें बनाई जाती थीं। कश्मीर की बर्फीली परिस्थितियों के कारण छत चोटीदार होती है और उसका ढाल बाहर की ओर होता है, जिससे कि हिमपात का मुकाबला किया जा सके। यह मंदिर बहुत सी कम अलंकृत और गुप्तोत्तरकालीन गहरे उत्कीर्ण की सौंदर्य शैली से बहुत हटकर है। हाथियों की कतार का बना आधार, तल और द्वार पर बने अलंकरण ही इस मंदिर के सजावट है, डेकोरेशन है। सामलाजी में मिली प्रतिमाओं की तरह चंबा में मिली प्रतिमाओं में भी स्थानीय परंपराओं का गुप्तोत्तर शैली के साथ संगम दिखाई देता है। लक्ष्मण देवी मंदिर में स्थापित महिषासुरमर्दिनी और नरसिंह की प्रतिमाओं आकृतियों में गुप्तोत्तर कालीन परंपरा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, किसमें? लक्षणा देवी मंदिर में। दोनों प्रतिमाओं में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एक ओर जहां कश्मीर की धातु प्रतिमा परंपरा का पालन किया गया, वहीं दूसरी ओर मूर्तियों को गुप्तोत्तर कालीन सौंदर्य शैली का भी पूरा ध्यान रखा गया। प्रतिमाओं का पीलापन संभवतः जस्ते और तांबे के मिश्रण का प्रभाव है। उन दिनों कश्मीर में उन दोनों धातुओं का खूब प्रयोग होता था। इस मंदिर में एक शिलालेख है जिसमें यह कहा गया है कि यह मंदिर राजा मेरुवर्मन के शासन काल में 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। कुमाऊं के मंदिरों की चर्चा करें तो वहाँ के 2 मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें से एक अल्मोड़ा के पास जगेश्वर और दूसरा पिथौरागढ़ के पास चंपावत में है। ये दोनों मंदिर इस क्षेत्र में नागर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। द्रविड़ या दक्षिण भारत के मंदिर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली का तो आपको पता है कैसे उत्तर भारत में ज्यादा देखने को मिल जाएगा। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि नागर शैली के मंदिर आमतौर पर ऊंची कुर्सी प्लिंथ पर बनाए जाते हैं। इसके विपरीत द्रविड़ शैली चारों ओर एक चारदीवारी से घिरा हुआ है। इस चारदीवारी के बीच में प्रवेश द्वार होते हैं जिन्हें गोपुरम कहते हैं। मंदिर के गुंबद, अच्छा ये पहले देख लीजिए द्रविड़ शैली में कैसे निर्माण होता था टेम्पल का। शिखर है, ये विमान है, गर्भगृह, मंडप, गोपुरम। मीनाक्षी मंदिर मदुरै का बहुत फेमस है, एग्जाम में इवन काफी बार पूछा गया है मदुरै का मीनाक्षी मंदिर। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं।
मुख्यतः एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है। जैसा कि मीनाक्षी मंदिर आप मदुरै का देख रहे हैं, वो पिरामिड की शेप में बना हुआ होता है, जो ऊपर की ओर ज्यामितीय रूप से उठा हुआ होता है, न कि उत्तर भारत के मंदिरों की तरह मोड़दार शिखर के रूप में। दक्षिण भारतीय मंदिरों में शिखर शब्द का प्रयोग मंदिर की चोटी पर स्थित मुकुट जैसे तत्व के लिए किया जाता है, जिसकी शक्ल आमतौर पर एक छोटी स्तूपिका एक अष्टभुजी गोमटी जैसा होता है। यह उस क्षेत्र के बराबर होती है जहां पर उत्तर भारतीय मंदिरों में एक आमलक या कलश होता है। उत्तर भारत के मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास मिथुनों या गंगा यमुना नदी की प्रतिमाएं होती हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों में आमतौर पर भयानक द्वारपालों की प्रतिमाएं खड़ी होती हैं, जो मानो मंदिर की रक्षा कर रहे हों। मंदिर के अहाते परिसर में कोई बड़ा जलाशय या तालाब होता है। उपदेवालयों को या तो मंदिर के मुख्य गुंबद के भीतर ही शामिल कर लिया जाता है या फिर अलग छोटे देवालयों के रूप में मुख्य मंदिर के पास रखा जाता है। दक्षिण के मंदिरों में उत्तर भारत के मंदिरों की तरह एक साथ कई छोटे बड़े शिखर नहीं होते। दक्षिण के सबसे पवित्र माने जाने वाले कुछ मंदिरों में आप देखेंगे कि मुख्य मंदिर जिसमें गर्भगृह बना होता है, उसका गुंबद सबसे छोटा होता है। इसका कारण यह है कि वह मंदिर का सबसे पुराना भाग होता है और समय के साथ जब नागर की जनसंख्या और आकार बढ़ जाता है तो मंदिर भी बड़ा हो जाता है और उसके चारों ओर नई चारदीवारी बनाने की भी जरूरत पड़ जाती है। इसकी ऊंचाई सबसे पहले वाली दीवार से ज्यादा होगी और उसका गोपुरम भी पहले वाले गोपुरम से अधिक ऊंचा होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप आधुनिक त्रिचिरापल्ली के श्रीरंगम मंदिर के दर्शन करने जाएं तो आप पाएंगे कि इसके 4 समकेंद्रिक आयताकार अहाते चारदीवारियां हैं और हर चारदीवारी में एक गोपुरम बना है। सबसे बाहर की चारदीवारी सबसे नई है और एकदम बीच का गुंबद जिसमें गर्भगृह बना है सबसे पुराना है। इस प्रकार मंदिर शहरी वास्तुकला के केंद्र बिंदु बनने लगे थे। तमिलनाडु में कांचीपुरम, तंजौर, तमिलनाडु मदुरै और कुंभकोणम सबसे प्रसिद्ध मंदिर नगर है। जब 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान मंदिर की भूमिका केवल धार्मिक कार्यों तक ही सीमित नहीं रही, मंदिर प्रशासन के केंद्र बन गए, जिनके नियंत्रण में बेशुमार जमीन होती थी। अच्छा, ये टेम्पल देख लें, गंगईकोंड चोलपुरम का बहुत फेमस है, हमेशा पूछा जाता है गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर। इसका शेप देखिए, ये भी कुछ पिरामिड के डायरेक्शंस में है, काफी ज्यादा अलंकृत है, कितने प्यारे से बनाए गए हैं, देख रहे हैं कितनी मेहनत लगा होगा, कितनी नक्काशियां इसमें हैं। ट्रायंगल शेप में है उसका पिरामिड का मतलब सॉरी शिखर, और उसके नीचे का देखिए ये भी बिल्कुल अलंकरण है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जिस तरह से नागर मंदिरों की कई उपश्रेणियां होती हैं, उसी प्रकार द्रविड़ मंदिरों की भी कई उपश्रेणियां होती हैं। इन मूल आकृतियां 5 प्रकार की होती रही हैं, जैसे वर्गाकार, आयताकार, अंडाकार, वृत्त और अष्टास्त्र। इनमें से वर्गाकार को आमतौर पर कुट और चतुरस्त्र भी कहा जाता है। आयताकार यानी शाला या आयतस्त्र। अंडाकार जिसमें गज पृष्ठ कहते हैं, जिसे जो हाथी के पीठ के समान कुछ इस डायरेक्शन में होता है, स्तूपास की तरह। इसे वृत्तायत भी कहा जाता है। यह गजपृष्ठ चैत्यों के शौटाकार रूपों पर आधारित होती है।
जिनके प्रवेश द्वार घोड़े की नाल के आकार के होते हैं, जिन्हें आमतौर पर नासी कहा जाता है। वृत्त, गोलाकार और अष्टास्त्र अष्टभुजाकार आमतौर पर मंदिर की योजना और उसके विमान देवी देवताओं के मूर्त रूप के अनुसार निर्धारित होते थे। इसलिए उचित यही था कि विशिष्ट प्रकार की मूर्तियों के लिए सभी से संबंधित प्रकार के मंदिर बनाए जाएं। स्मरण रहे कि ऊपर सरल रीति से इन उपशैलियों में जो अंतर पाए गए हैं वे इसी अवस्था तक लागू होते हैं, क्योंकि आगे चलकर इन्हें भिन्न भिन्न रूपों का कहीं कहीं मिश्रण हो गया और उनके मेल से नए नए रूप विकसित हो गए थे। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक पुराना राजवंश था। पल्लव ईसा की दूसरी शताब्दी से ही आंध्र क्षेत्र में सक्रिय रहे थे और फिर दक्षिण की ओर आगे बढ़कर तमिलनाडु में बस गए। 6वीं से 8वीं शताब्दी तक इतिहास अधिक अच्छी तरह जाना जा सकता है, क्योंकि उनके उस समय के कई शिलालेख और स्मारक आज भी उपलब्ध हैं। उनके शक्तिशाली राजाओं ने अपने साम्राज्य को उपमहाद्वीप के अनेक भागों तक फैलाया। कभी कभी तो उनके साम्राज्य की सीमाएं ओडिशा तक फैल गई थी। उन्होंने पूर्वोत्तर एशिया के साथ भी अपने मजबूत संबंध स्थापित कर लिए थे। पल्लव राजा अधिकतर शैव थे, लेकिन उनके शासन काल के अनेक वैष्णव मंदिर आज भी मौजूद हैं और इनमें से कोई संदेह नहीं है कि वे दक्कन के लंबे बौद्ध इतिहास से भी प्रभावित थे। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि उनके आरंभिक भवन शैलकृष्ट चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, जबकि बाद वाले भवन संरचनात्मक रोड़ा पत्थर आदि को चुनकर बनाए गए थे। तथापि यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है कि संरचनात्मक भवन उस समय भी सुविख्यात थे जब शैलकृत भवनों को खोदा जा रहा था। आरंभिक भवनों को आमतौर पर महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि कर्नाटक के चालुक्य राजा पुलकेशिनी द्वितीय का समकालीन था, के शासनकाल को माना जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मामल्लपुरम भी कहा जाता है, 640 के आसपास पल्लव राजगद्दी पर बैठा था। उसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि उसने पुलकेशिनी द्वितीय को हराकर उसके हाथों अपने पिता को मिली हार का बदला लिया था और महाबलीपुरम में अनेक भवनों का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। संभवतः इसलिए महाबलीपुरम को उनके नाम के अनुकरण करते हुए मामल्लपुरम कहा गया। ये बहुत फेमस है तट मंदिर महाबलीपुरम का तट मंदिर है। ये देखिए किस तरह से निर्माण किया गया है। इसका शिखर ऐसे ही बनाया गया है, लेकिन देखिए इसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज है और इसके यहाँ पे देखिए कितना अलंकृत। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर बाद में संभवतः नरसिंह देव वर्मन द्वितीय 700-728 ईसा पूर्व, जिन्हें राजसिंह भी कहा जाता है, के द्वारा बनवाया गया। इस मंदिर का मुंह समुद्र की ओर करके इसके पूर्वाभिमुख बना दिया गया, परंतु यदि आप इसे गौर से देखेंगे तो पाएंगे इस मंदिर में वास्तव में 3 देवालय हैं, जिनमें से 2 शिव के हैं। उनमें से एक पूर्वाभिमुख और दूसरा पश्चिमाभिमुख है और उन दोनों के बीच अनंत सैनम रूप में विष्णु मंदिर है। यह एक असामान्य बात है, क्योंकि मंदिर के आमतौर पर एक ही मुख्य देवालय होते हैं। पूजा के 3 स्थान नहीं होते। इससे यह पता चलता है कि मंदिरों की मूल योजना संभवतः इस रूप में नहीं थी
और आगे चलकर परवर्ती संरक्षकों ने मूल देवालय के साथ और देवालय जोड़ दिए। मंदिर के अहाते में कई जलाशय, एक आरंभिक गोपुरम और कई अन्य प्रतिमाएं होने के साक्ष्य मिलता है। मंदिर की दीवारों पर शिव के वाहन नंदी का भी प्रतिमाएं हैं तथा नीची दीवारों पर और भी कई आकृतियां बनाई गई हैं, लेकिन वे सदियों तक समुद्र से नमकीन पानी की मार सहते सहते काफी बिगड़ गई। उसका जो टेक्सचर वगैरह वो खराब हो गया। तंजौर का भव्य शिव मंदिर, जिसे राजा राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, समस्त भारतीय मंदिरों के सबसे बड़ा और ऊंचा है। इसका निर्माण कार्य 1009 ईसा पूर्व के आसपास राजाराज चोल के द्वारा पूर्ण कराया गया था। मंदिर निर्माण उस काल की एक विशेष गतिविधि थी जब 100 से अधिक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ और चोल काल के अनेक मंदिर आज भी बेहतर अवस्था में पाए जाते हैं और उनमें से कई मंदिरों में भी आज भी पूजा होती है। चोल सम्राट द्वारा निर्मित कराया गया बृहदेश्वर मंदिर पूर्ववर्ती पल्लव, चालुक्य, पांड्य राजाओं द्वारा बनाए गए किसी भी मंदिर से आकार प्रकार को देखते हुए बड़ा है। इसका बहुमंजिला विमान 70 मीटर लगभग 230 फुट की गगन चुंबी ऊंचाई तक खड़ा हुआ है। उसकी चोटी पर एक एकाश्मक शिखर है जो अष्टभुजा गुंबद की शक्ल की स्तूपिका है। यही वह मंदिर है जिसका दर्शक को भी पहली बार दो बड़े गोपुरम देखने को मिलते हैं। यह है बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं नेक्स्ट। इन गोपुरम पर अनेक प्रतिमाएं बनी हैं जिन्हें बनाने की योजना मंदिर निर्माण के मूल कार्यक्रम में शामिल थी। नंदी की विशाल प्रतिमाएं शिखर के कोनों पर लगी हुई और चोटी पर बना कलश लगभग 3 मीटर और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। सैकड़ों आकृतियां विमान की शोभा बढ़ा रही हैं। हालांकि यह संभव है कि ये आकृतियां मराठा काल में जोड़ी गई और मूल रूप से सभी चोल काल की न हो। मंदिर के मुख्य देवता शिव हैं जो एक अत्यंत विशाल लिंग के रूप में एक 2 मंजिल गर्भगृह में स्थापित हैं। गर्भगृह के चारों ओर की दीवारें पौराणिक आख्यानों से ओतप्रोत जिन्हें चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। यह है पंचरथ मंदिर महाबलीपुरम का पंचरथ मंदिर। दक्कन की वास्तुकला कर्नाटक जैसे कई क्षेत्रों में अनेक भिन्न भिन्न शैलियों के मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें उत्तर तथा दक्षिण भारतीय दोनों क्रमों का प्रयोग हुआ था। कुछ विद्वानों ने तो इस क्षेत्र के मंदिरों को नागर एवं द्रविड़ शैली से हटकर उनकी मिश्रित शैली माना है। यह शैली 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोकप्रिय हुई और जिसका उल्लेख कुछ प्राचीन ग्रंथों में बेसर के नाम से किया गया था। ये देख लें, ये बहुत फेमस है कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किस नंबर पर है तो गुफा नंबर 16। इसके बारे में मोनोलिथिक वे में कैप्चर किया गया है इसे। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 7वीं शताब्दी के आखिरी और 8वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में एलोरा की महत्वाकांक्षी परियोजना अधिक भव्य बन गई। 750 के आसपास तक दक्कन क्षेत्र पर आरंभिक पश्चिमी चालुक्यों का नियंत्रण राष्ट्रकूटों द्वारा हथिया लिया गया था। उनकी वास्तुकला की सबसे बड़ी उपलब्धि थी एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, जिसे हम भारतीय शैलकृत
वास्तुकला की कम से कम 1000 वर्ष पूर्व की परंपरा की पराकाष्ठा कह सकते हैं। यह मंदिर पूर्णतः द्रविड़ शैली में निर्मित है। इसके साथ नंदी का देवालय भी बन चुका है। चूंकि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो कैलाशवासी हैं, इसलिए इसे कैलाशनाथ मंदिर की भी संज्ञा दी गई। इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार था गोपुरम जैसा है, जिसमें चारों ओर उपासना कक्ष फिर सहायक देवालय बना है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब एक जीवंत शैलकंठ पर उकेरकर बनाया गया है। पहले एक एकाश्मक पहाड़ी के एक हिस्से और धैर्यपूर्वक उकेरा काटा गया और इसके पूर्णतः बहुमंजिली संरचना के पीछे मोड़ दिया गया। एलोरा में राष्ट्रकूट कालीन वास्तुकला काफी गतिशील दिखाई देती है। आकृतियां अक्सर असल कद से अधिक बड़ी हैं और अनुपम भव्यता और अत्यधिक ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। दक्कन के दक्षिणी भाग यानी कर्नाटक के क्षेत्र में बेसर वास्तुकला की संकर मिलती जुलती शैली के सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिलते हैं। पुलकेशिनी प्रथम ने यहाँ सर्वप्रथम पश्चिमी चालुक्य राज्य स्थापित किया जब उसने 543 में बादामी के आसपास के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। आरंभिक पश्चिमी चालुक्य शासकों ने अधिकांश दक्कन पर 8वीं शताब्दी के मध्य भाग तक शासन किया, जब तक कि राष्ट्रकूटों ने उनसे सत्ता नहीं छीन ली। आरंभिक चालुक्यों ने पहले शैलकृत गुफाएं बनाई और फिर उन्होंने संरचनात्मक मंदिर बनवाए। यह गुफाओं में सबसे पुरानी गुफा है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकलात्मक शैली के लिए जानी जाती है। इस स्थल पर पाई गई सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमाओं में से एक नटराज की मूर्ति है जो सप्तमातृकाओं के असली आकार से भी बड़ी प्रतिमाओं से घिरी है। इनमें से 3 प्रतिमाएं दाहिनी ओर बनी है। ये प्रतिमाएं ललितपूर्ण हैं। इनकी शारीरिक संरचना पतली है, चेहरे लंबे बने हैं और इन्हें छोटी धोतियां लपेटे हुए दिखाया गया जिनमें सुंदर चुन्नटें बनी हुई हैं। ये निश्चित रूप से समकालीन पश्चिमी दक्कन या वाकाटक शैलियों से भिन्न है। महाराष्ट्र में पनौर और रामटेक जैसे स्थानों पर देखने को मिलती हैं। अनेक शैलियों का संकरण और समावेशन चालुक्यकालीन भवनों की विशेषता थी। चालुक्य मंदिरों का एक सर्वोत्तम उदाहरण पट्टडकल में स्थित विरूपाक्ष मंदिर है। बहुत फेमस है विरूपाक्ष मंदिर। यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में 733 से 44 के टाइम ड्यूरेशन में उसकी पटरानी लोक महादेवी द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? महादेवी। यह मंदिर प्रारंभिक द्रविड़ परंपरा का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। यहाँ स्थित एक अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पापनाथ मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर द्रविड़ शैली के पूर्व काल का श्रेष्ठतम उदाहरण है। अन्य पूर्वी चालुक्य मंदिरों की परंपरा के विपरीत बादामी से मात्र 5 किलोमीटर दूर पर स्थित महाकूट मंदिर तथा आलमपुर स्थित स्वर्ग ब्रह्मा मंदिर में राजस्थान एवं ओडिशा की उत्तरी शैली की झलक देखने को मिलती है। पहले आप ये वाला टेम्पल देख लें, बहुत फेमस है। ये विरूपाक्ष मंदिर है पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर, पूछा गया क्वेश्चन है काफी बार। नेक्स्ट है दुर्गा मंदिर ऐहोल का। हमेशा ही पूछा जाता है ऐहोल के दुर्गा मंदिर के बारे में। पता है इस बुक में जितने भी पिक्चर्स हैं टेम्पल्स के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छे से देखिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा अगर पॉसिबिलिटीज हो। चले आगे देख लेते हैं।
इसी तरह ऐहोल कर्नाटक का दुर्गा मंदिर इससे भी पूर्व की गजपृष्ठाकार बौद्ध चैत्यों के समान शैली में निर्मित। यह मंदिर बाद में शैली में निर्मित बरामदे से घिरा हुआ है, जिसका शिखर नागर शैली में बना है। अंत में ऐहोल के लाडखान मंदिर का जिक्र करना भी जरूरी होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके निर्माण में पहाड़ी क्षेत्रों के लकड़ी के छत वाले मंदिरों से, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रेरणा मिली होगी। दोनों के बीच अंतर केवल इतना ही है कि यह मंदिर पत्थर का बना हुआ है, लकड़ी का नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि भिन्न भिन्न शैलियों के ये मंदिर एक स्थान पर कैसे बने, अथवा ये भिन्न भिन्न वास्तु शैलियां एक स्थान पर कैसे व्यवहार में आई। इसका कारण जिज्ञासा था या कुछ नया करके दिखाने की ललक। निसंदेह ये उन वास्तुकलाविदों की सृजनात्मक आकांक्षाओं की गतिशील अभिव्यक्तियां थीं जो भारत के अन्य भागों में कार्यरत अपने साथी कलाकारों के साथ प्रतिस्पर्धा में संलग्न थे। हमारा स्पष्टीकरण भले ही कुछ भी हो, मगर यह निश्चित है कि ये भवन कलाएं इतिहास के मर्मज्ञों एवं शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत रोचक हैं। ये टेम्पल बहुत फेमस है, सोमनाथपुर मंदिर, सोमनाथपुर टेम्पल। सोमनाथपुरम टेम्पल के बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। चोलों और पांडवों की शक्ति के अवसान के साथ कर्नाटक के होयसलर ने दक्षिणी भारत में प्रमुखता प्राप्त कर ली और वे वास्तुकला के महत्वपूर्ण संरक्षक बन गए। उनकी सत्ता का केंद्र मैसूर था। दक्षिणी दक्कन में लगभग 100 मंदिरों के अवशेष मिले हैं, किंतु उनमें से 3 सबसे अधिक उल्लेखनीय हैं, अर्थात बेलूर, हैलोविड और सोमनाथपुर के मंदिर। संभवतः इन मंदिरों की सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे अत्यंत जटिल बनाए गए हैं, जबकि पहले वाले मंदिर सीधे वर्गाकार होते थे, लेकिन इनमें अनेक आगे बढ़ते हुए कोण होते हैं, जिनसे इन मंदिरों की योजना तारे जैसी दिखाई देती हैं। कैसी होती थी? स्टार्स के शेप में दिखाई देने लगती हैं। इसलिए इस योजना को तारकीन योजना कहा जाता है, चूंकि ये मंदिर शैलखड़ी घिया पत्थर से बनी है। और घिया पत्थर के लिए क्या बहुत फेमस था? इंडस वैली के सील्स, मोहरे। इसलिए कलाकार अपनी मूर्तियों को बारीकी से उकेर सकते थे, ठीक है, क्योंकि घिया पत्थर जो सैलखड़ी होती है वो ऑटोमेटिकली अपने में ही बहुत सॉफ्टनेस, सबसे सॉफ्ट होता है। इसी बारीकी को विशेष रूप से उन देवी देवताओं के आभूषण के अंकन में देखा जा सकता है जो उन मंदिरों पर सजे हुए हैं। कर्नाटक में हैलोवीड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर होयसल नरेश द्वारा 1150 ईस्वी में गहरे रंग के परतदार पत्थर शिष्ट से बनाया गया है। होयसल मंदिर को संकर तथा बेसर शैली के मंदिर कहा जाता है, क्योंकि उनकी शैली द्रविड़ व नागर दोनों शैलियों से लेकर बीच की शैली है। ये मंदिर अन्य मध्यकालीन मंदिरों की तुलना करने पर अपनी मौलिक तर्कीय भू योजना और अत्यंत अलंकारिक उत्कीर्णन के लिए आसानी से जाने पहचाने जा सकते हैं। हॉलीवुड का मंदिर नटराज के रूप में शिव को समर्पित है। यह एक दोहरा भवन है। यह एक दोहरा भवन है, डबल डोम टाइप में, जिसमें मंडप के लिए एक बड़ा कक्ष है जहां नृत्य एवं संगीत का कार्यक्रम सुविधापूर्ण संपन्न किया जा सकता है। प्रत्येक भवन से पहले एक नंदी मंडप है। इस मंदिर और उसके निकटवर्ती बेलूर मंदिर का गुंबद काफी पहले
घिर चुका है और मंदिर पहले कैसा दिखता होगा इसका अनुमान द्वारों के दोनों ओर स्थित छोटे छोटे प्रतिमाओं से ही लगाया जा सकता है। केंद्रीय वर्गाकार योजना से जो कोणीय प्रक्षेप आगे निकले हुए हैं वे तारे जैसा प्रभाव देते हैं। ये यहाँ की मूर्ति है, नटराज की मूर्ति, हेलोविड की नटराज मूर्ति। उत्पन्न करते हैं और उन पर पशुओं एवं देवी देवताओं की अनेकानेक आकृतियां उकेरे हुए हैं। इन आकृतियों का उत्कीर्णन अत्यंत जटिल एवं बारीक है। उदाहरण के लिए इसमें सबसे नीचे की ओर वल्लरी में महावतों के साथ सैकड़ों हाथियों का जुलूस दिखाया गया है। इन हाथियों में से कोई भी दो हाथी एक जैसी मुद्रा में नहीं है। 1335 ईस्वी के टाइम ड्यूरेशन में स्थापित विजयनगर ने इटली के निकोलो डिकांटी, पुर्तगाल के डोमिंगो पेस, फर्नाओ न्यूमिश तथा दुरार्ते बरबोशा और अफगान अब्द अल रज़ाक जैसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आकर्षित किया, जिन्होंने इस नगर का विस्तृत विवरण दिया है। इसके अलावा अनेक संस्कृत तथा तेलुगु कृतियों में भी इस राज्य की गुंजायमान साहित्यकार परंपरा का उल्लेख मिलता है। वास्तुकला की दृष्टि से विजयनगर में सदियों पुरानी द्रविड़ वास्तु शैलियों और पड़ोसी सल्तनतों द्वारा प्रस्तुत इस्लामिक प्रभाव का संक्षिप्त रूप मिलता है। इनकी मूर्तिकला जो मूल रूप से चोल आदर्शों से निकली थी और जब उन्हीं आदर्शों की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थी, उसमें भी विदेशियों की उपस्थितियां की झलक दिखाई देती हैं। उनके 15वीं शताब्दी के अंतिम दशकों और 16वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों के बीच के समकालीन मिश्रित भग्नावशेषों में जो उस समय का इतिहास सुरक्षित है, उससे पता चलता है कि विजयनगर का वह युग धन धन्य संपन्नता एवं संस्कृति के सम्मिश्रित का समय था। बौद्ध और जैन वास्तुकला की प्रगति के बारे में देख लेते हैं। अब तक यद्यपि हमने 5वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान हिंदू वास्तुकला में हुई प्रगति एवं परिवर्तनों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया गया, पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल का है। गुप्त काल और श्रीगुप्त ने इसके जन्मदाता कहे जाते हैं ना, श्रीगुप्त। 415 टाइम ड्यूरेशन है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यह है महाबोधि मंदिर बोध गया की महाबोधि मंदिर। इस काल में बौद्ध और जैन वास्तुकला भी हिंदू वास्तुकला के पीछे नहीं रही, बल्कि कदम से कदम मिलाकर साथ साथ प्रगति करती रही। एलोरा जैसे स्थलों में भी बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक साथ साथ पाए जाते हैं, जैसा कि बादामी, खजुराहो, कन्नौज आदि में किन्हीं दो धर्मों के अवशेष एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं। जब 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया तो बिहार और बंगाल के पूर्वी क्षेत्र, जिसे ऐतिहासिक रूप से मगध कहा जाता था, एक साथ जुड़कर एक हो गया और पश्चिम में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य उभर आए। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों ने इस पूर्वी क्षेत्र में शक्ति प्राप्त कर ली। द्वितीय पाल शासक धर्मपाल अत्यंत शक्तिशाली बन गया और उसने शक्तिशाली राजदूत प्रतिहारों को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया।
धर्मपाल ने अपने सुदृढ़ साम्राज्य को गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सहारे समृद्ध बना लिया। बौद्ध गया निश्चित रूप से एक अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इस तीर्थ स्थल की पूजा तभी से की जाती रही है जब सिद्धार्थ को ज्ञान यानी बुद्धत्व प्राप्त हो गया था और वे गौतम बुद्ध बन गए थे। यहाँ के बौद्ध वृक्ष का तो महत्व है क्योंकि सिद्धार्थ ने इसी की छाया में बुद्धत्व प्राप्त किया था। लेकिन बौद्ध गया का महाबोधि उस समय ईंटों से बनाए जाने वाला महत्वपूर्ण भवनों की याद दिलाता है। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माण सम्राट अशोक थे। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के बाद 1000 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतरी बहुत से दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित हैं वे पाल शासकों के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है। न तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और न ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह मंदिर नागर की तरह सकरा है लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है क्योंकि यह विभिन्न आकार के अनेक मठों का संकुल है। आज तक इस प्राचीन शिक्षा केंद्र का एक छोटा हिस्सा ही अनेक मठों का संकुल है। आज तक इस प्राचीन शिक्षा केंद्र का एक छोटा हिस्सा ही खोदा गया क्योंकि इसका अधिकांश भाग समकालीन सभ्यता के नीचे दबा हुआ है। इसलिए यहाँ आगे खुदाई करना लगभग असंभव है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री हुआनसांग के अभिलेख पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि एक मठ की नींव कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य समाप्त किया। इस बात के प्रमाण साक्ष्य मिले हैं। बौद्ध धर्म के सभी तीन संप्रदायों थेरवाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे और उत्तर चीन, तिब्बत, मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा और इसके आसपास स्थित बौद्ध गया तथा कुर्कीहार आदि केंद्रों में आते थे। भिक्षु और तीर्थयात्री वापस अपने देश जाते समय अपने साथ छोटी छोटी प्रतिमाएं और सचित्र पांडुलिपियां ले जाते थे। इस प्रकार नालंदा जैसे बौद्ध मठ कला उत्पादन के विशाल केंद्र बनाए गए थे जिनका प्रभाव एशिया के अन्य सभी बौद्ध धर्मावलंबी देशों की कलाओं पर भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा था। नालंदा की गजकारी पत्थर तथा कांस्य मूर्ति बनाने की कला, सारनाथ की मूर्ति कला बौद्ध कला से विकसित हुई और उसी पर पूरी तरह निर्भर रही। 9वीं शताब्दी तक आते आते सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार की स्थानीय परंपरा तथा मध्य भारत की परंपरा के संगम संश्लेषण से एक नई शैली आविर्भाव हुआ
जिसे मूर्तिकला की नालंदा शैली कहा जा सकता है। इन नई शैली में मुखाकृतियां, विशेषताएं, अंग प्रत्यंग, हाव भाव, वस्त्रों एवं आभूषणों का बनावट, पहनावा आदि सब अलग किस्म के थे। नालंदा की कला अपनी कारीगरी के उच्च स्तर के लिए सदा जानी मानी जाती है। इनके अनेक विशेषताएं हैं, जैसे प्रतिमाओं को सोच समझकर अत्यंत व्यवस्थित रूप में गढ़ा गया, उनमें कहीं कहीं भीड़ नहीं दिखाई देती। प्रतिमाएं आमतौर पर उपहार में समतल सपाट नहीं है, लेकिन त्रिआयामी रूपों में बनाई गई हैं। प्रतिमाओं के पीछे की पट्टियां विस्तृत होती हैं और अलंकार सुकोमल और बारीक होते हैं। नालंदा की कांस्य मूर्तियों की काल 7वीं से 8वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक का है। इनकी संख्या पूर्वी भारत के अन्य सभी स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से अधिक है और ये पाल राजाओं के शासनकाल में बनी धातु की प्रतिमाओं से काफी बड़ा भाग है। पहले ये देख लें आप मूर्तिकला का बारीकी, नालंदा विश्वविद्यालय में मूर्तिकला की बारीकी। ये है नालंदा की खुदाई। नालंदा की खुदाई कैसे हुई थी? पता है ये कुछ कुछ कैसा लग रहा है मुझे, जो सारनाथ में जब अंदर एंटर करते हैं तो वैसा लोकेशन ऐसा फील हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर है, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पत्थर की मूर्तियां की तरह ये कांस्य प्रतिमाएं भी प्रारंभ में सारनाथ और मथुरा की गुप्त परंपराओं पर अत्यधिक निर्भर थी। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ में महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थी। अच्छा, ये महायान क्या होता है? तो हीनायान और महायान दो संप्रदाय थे ना। हीनायान में उनके स्तूपों की पूजा होती थी, उनके सिंबल्स की, प्रतीकों की, और महायान में फुल फिगर्स, उनके स्टैचू की। किसकी? बुद्धा के। जैसे कि खड़े बुद्ध, बोधिसत्व, जैसे कि मंजूषी, कुमार, कमला सनत, कमलासनत, अवलोकितेश्वर और नागार्जुन। 11वीं से 12वीं शताब्दियों के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभर आया, तब इन मूर्तियों में वज्रयान संप्रदाय के देवी देवताओं जैसे वज्र, शारदा, सरस्वती का ही एक रूप, खसरपड़, अवलोकितेश्वर आदि का बोलबाला हो गया। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमाओं का प्रतिरूपण 12वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ। एक रोचक तथ्य यह भी है कि अनेक ब्राह्मणिक प्रतिमाएं जो सारनाथ शैली के अनुरूप नहीं थी, वे भी नालंदा से मिली हैं। कहाँ से मिली? नालंदा से मिली है। उनमें से अनेक प्रतिमाएं स्थल के आसपास स्थित गांवों के छोटे छोटे मंदिरों में आज भी पूजी जाती हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित सिरपुर आरंभिक प्राचीन ओडिसी शैली 550 से 800 का स्थल था, जहां हिंदू और बौद्ध दोनों प्रकार के देवालय थे। यहाँ पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं की मूर्तिशास्त्रीय और शैलीगत तत्व अनेक रूपों में नालंदा की प्रतिमाओं जैसे ही हैं। कालांतर में ओडिशा में अन्य बड़े बड़े बौद्ध मठ विकसित हो गए। ललितगिरी, ब्रजगिरी और रत्नगिरी के मठ उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। नागपट्टम तमिलनाडु का पट्टन नगर भी चोल काल तक बौद्ध धर्म और कला का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यह पट्टनम श्रीलंका के साथ व्यापार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जहां आज भी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मानुयायी रहते हैं। चोल शैली की कांस्य और पत्थर की प्रतिमाएं नागापट्टम में पाई गई हैं। जैनियों ने भी हिंदुओं की तरह अपने बड़े बड़े मंदिर बनवाए।
अनेक मंदिर और तीर्थ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारत में स्थान स्थान पर पाए जाते हैं जो आरंभिक बौद्ध। अच्छा, पहले ये वाला टेम्पल देख लीजिए। ये है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। और ये है बाहुबली गोमतेश्वर, कर्नाटका में है ना गोमतेश्वर, बाहुबली की प्रतिमा जिसे चामुंडराय ने निर्मित कराया था, तो ये वही वाली है, गोमतेश्वर बाहुबली कर्नाटक। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पूजा स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है। दक्कन में वास्तुकला की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल एलोरा और ऐहोल, एलोरा ऐहोल में देखे जा सकते हैं। मध्य भारत में देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी तथा ग्वालियर में जैन मंदिरों के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण पाए जाते हैं। कर्नाटक में जैन मंदिरों के समृद्ध धरोहर सुरक्षित हैं, जिनमें गोमतेश्वर में भगवान बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रवणबेलगोला स्थित यह विशाल प्रतिमाएं, इसका साइज 18 मीटर और हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है, और कितने फुट की है, तो 57 फुट, 57 फुट 18 मीटर ऊंची है और विश्व भर में एक पत्थर की बनी बिना किसी सहारे की खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। इसे मैसूर के गंगराजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडराय द्वारा बनवाया गया था। याद रखना है कि साइज क्या है, कितना मीटर है, तो मीटर में 18 है, 57 फीट की है, और निर्माण किसने करवाया, प्रधानमंत्री चामुंडराय ने। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। इनका बाहरी हिस्सा बहुत सादा, जबकि भीतरी भाग बढ़िया और संगमरमर तथा भूरी मूर्तिकलात्मक साज सज्जा से अलंकृत है, जहां गहरी कटाई बेल बूटों जैसे प्रतीत होते हैं। मंदिर की प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसकी हर भीतरी छत पर बेजोड़ नमूना बने हुए हैं और इनकी गुंबद वाली छतों के साथ साथ सुंदर आकृतियां बनी हैं। कठियावाड़ गुजरात में पलिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थंकर है, जहां एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर प्रदर्शित हैं। कितने टेम्पल्स हैं, 20। इस अध्याय में हमने ईसा की 5वीं से 6ठी शताब्दी तक मूर्तिकला और वास्तुकला के अवशेष के बारे में पढ़ा, जो भिन्न भिन्न किस्म के पत्थर, मिट्टी, कांस्य से बनाए गए थे। निसंदेह चांदी और सोने जैसे अन्य माध्यमों से भी प्रतिमाएं गई होंगी, लेकिन उन्हें पिघलाकर और कामों में ले लिया गया। अनेक मूर्तियां लकड़ी और हाथी दांत से भी बनाई गई होंगी, लेकिन अपनी भंगुरता के कारण नष्ट हो गई होंगी। प्रतिमाओं को अक्सर रंगा भी जाता होगा, मगर उनके रंग भी जलवायकीय तत्वों की मार के कारण सैकड़ों साल तक अछूते नहीं रह सकते। इस काल में चित्रकला की भी समृद्ध परंपरा रही थी, मगर उस समय के बचे हुए कुछ ही उदाहरण कुछ धार्मिक भवनों में भित्तियों के रूप में बचे हैं। देश में कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई हैं, जिसके बारे में अगले अध्याय में चर्चा किया जाएगा। मध्यकालीन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिर प्रमुख कला शैलियों एवं कुछ प्रसिद्ध स्मारकों का यहाँ वर्णन किया गया है। इस बात का ज्ञान आवश्यक है कि हमने जिन असाधारण कलात्मक उपलब्धियों का वर्णन किया है, उन्हें
व्यक्तिगत रूपों से कलाकारों द्वारा किया जाना संभव नहीं था। इन महती परियोजनाओं में स्थापतियों, भवन निर्माताओं, मूर्तिकारों और चित्रकारों ने मिलकर कार्य किया होगा। खासकर इन कलाकृतियों के अध्ययन से हमें तत्कालीन समाज जिसमें इनका निर्माण हुआ उसके बारे में भली भांति जानने का अवसर प्राप्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय के भवन किस प्रकार के होते थे, उनकी वेशभूषा क्या थी, वे अंततः उनकी कला हमें लोगों के धार्मिक इतिहास के प्रति जागरूक करती है। ये धर्म अनेक थे। ये धर्म कैसे थे? धर्म अनेक थे जिनका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता गया। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में अनेकों देवी देवताओं हैं और भक्ति एवं तंत्र से अभिभूत इस काल का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। मंदिर भी संगीत एवं नृत्य। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू का है और ये मकराना मार्बल से बनाया गया विमल शाही मंदिर है, जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ से एक आदिनाथ की प्रतिमा मिली है, जैन धर्म से संबंधित है इसलिए आदिनाथ, दैट मीन्स ऋषभ देव की जो प्रतिमा मिली है उसमें डायमंड लगा हुआ है। कहाँ पर डायमंड लगा हुआ है? उनकी आंखों में, आदिनाथ की जो आंखों में डायमंड लगा हुआ है। ये है महाबलीपुरम का, देखकर ये आप पहचान। कैलाश पर्वत हिलाते हुए रावण, शेकिंग माउंट कैलाश। कैलाश पर्वत हिलाते हुए रावण है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे रावण शेकिंग माउंट कैलाश। इवन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छे से पिक्चर देखिए इस पेंटिंग का, सॉरी पेंटिंग कह रही हूँ, इस मूर्ति का। रावण शेकिंग माउंट कैलाश कहाँ से मिला है? तो ये एलोरा गुफा में आपने केव नंबर 17 कैलाशनाथ टेम्पल का नाम सुना है। कैलाशनाथ टेम्पल, वहीं से ये मूर्ति मिली हुई है, 8वीं शताब्दी की कही जाती है। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अच्छा ये वाला भी देख लीजिए। ये है बाहरी दीवार पर खुदी हुई कैलाशनाथ टेम्पल में बनाई गई मूर्ति है। इसको पता है ये मूर्ति का पिक्चर आपने काफी बार बहुत सारे बुक्स में भी देखे होंगे। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण को एलोरा की गुफा में कई बार चित्रित किया गया है। इनमें सबसे उल्लेखनीय आकृति एलोरा की गुफा संख्या 16 का है। कैलाश मंदिर की बाईं दीवार पर प्रस्तुत की गई है। कहाँ पर बनाई गई है? कैलाश पर्वत हिलाते हुए रावण शेकिंग माउंट कैलाश, ये बनाई गई है गुफा नंबर 16 के कैलाशनाथ मंदिर के बाईं दीवार में प्रस्तुत किया गया है। ये आकृति 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। यह एक विशाल प्रतिमा है। कैसी यह विशाल प्रतिमा है? जिसे भारतीय मूर्तिकला में एक प्रतिमान के रूप में माना गया है। इसमें रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है, जिस पर शिव और पार्वती लोगों के साथ विराजमान है। इसके चित्र संयोजन को कई भागों में चित्रित किया गया था। इसके निचले भाग में रावण को अपने अनेक हाथों से कैलाश पर्वत को आसानी से हिलाते हुए दिखाया गया है। बहुत से हाथों को गहराई पूर्वक उकोरने से वे त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। रावण के शरीर कोणात्मक दिखाया गया और वह अपनी एक टांग के भीतर की ओर ढकेल रहा है। उसके हाथ रावण की आकृति द्वारा निर्मित भीतर कक्ष में बाहर की ओर फैले हुए दिखाए गए हैं। ऊपर का आधा हिस्सा 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन है। मध्य भाग में शिव और पार्वती की आकृति बनी हुई है। कैलाश पर्वत की कपकपी से डरकर पार्वती शंकर से
सटी हुई दिखाई गई हैं। खाली जगह में पार्वती को फैली हुई टांगों में मुड़ा हुआ शरीर छाया प्रकाश का अत्यंत नाटकीय प्रभाव प्रस्तुत करते हैं। शिव की प्रतिमा तो शिव की प्रतिमा तो विशाल है। उनके गढ़ों की आकृतियां भी काफी बड़ी बड़ी हैं। गढ़ों की आकृतियों को सक्रिय दिखाया गया है और वे अपनी गतिविधियों में संलग्न हैं। शिव और पार्वती से ऊपर स्वर्ग की अप्सराएं आदि वे इस दृश्य को देख रही हैं। उन्हें संताभित मुद्रा में दिखाया गया है। आयतन का बाहर तक निकला होना और खाली स्थान होना एलोरा गुफा की प्रतिमाओं की खास विशेषता है। पूरी घेरे में आकृतियों को बनाकर प्रकाश और अंधकार का उपयोग किया गया है। आकृतियों का धड़ भाग पतला है और उनकी सतह को भारी दिखाया गया है। भुजाएं पूरे घेरे में पतली हैं। दोनों ओर की सहायक आकृतियों का मोहरा कोड़ीय है। संपूर्ण रचना संयोजन की सभी आकृतियां सुंदर हैं और आपस में एक दूसरे से गुथी हुई सी प्रतीत होती हैं। लक्ष्मण मंदिर है, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर। ये अपोजिट पिक्चर है, देख लीजिए। कलाओं के मुख्य केंद्र बन गए और 10वीं शताब्दी के बाद से मंदिर विशाल भूमि के मालिक हो गए, क्योंकि राजा ने उन्हें भूमि दान में दी और उनके रख रखाव में उनकी प्रशासनिक भूमिका थी। परियोजना कार्य अपने नगर के भीतर या आसपास किसी मंदिर या मठ का पता लगाएं और उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे भिन्न भिन्न वास्तुकलाएं, वास्तुकलात्मक लक्षण, मूर्तिकलात्मक शैलियां, प्रतिमाओं की पहचान, राजवंश से संबंध और संरक्षण के बारे में लिखें। यह बताएं कि आप जिस मंदिर या मठ का अध्ययन कर रहे हैं क्या वह राज्य या केंद्रीय सरकार द्वारा संरक्षित है। उस स्मारक की रक्षा के लिए उसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, अभ्यास क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, अध्याय में बताए गए स्थानों को मानचित्र में चिन्हित करें। सेकंड है, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं या लक्षणों का वर्णन करें। थर्ड है, दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य, वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास के बारे में लिखें। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में प्रचलित भिन्न भिन्न मंदिर शैलियों की तुलना करें। एंड द लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, बौद्ध कला के विकास को स्पष्ट करें। सो फाइनली मूर्तिकला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ लेसन 7 भारतीय कांस्य प्रतिमाएं। जैसा कि फ्रंट में आप देख सकते हैं, ये है डांसिंग गर्ल। इनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। इवन चैनल पर न्यू है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।